Hello students, welcome to Arpita Sharma classes. This is your educator Jashan and this class will be on NCERT class 11 summary. Today we will be covering chapter 3 of the book Election and Representation. Here's a small announcement for you guys. You can subscribe to Simplifying UPSC with Ease for daily Hindi news analysis, daily MCQs, strategy classes for UPSC, CSC, polity, economics classes and much more. Arpita ma'am also takes classes on Unacademy Plus. You can use code Sharma20 to get 10% discount there. To get all PDFs, notification, class notes, you can join our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. Now let's start our topic for today, which is election and representation. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में इलेक्शन सिस्टम इन जनरल और इंडिया में फॉलो किया जाने वाला सिस्टम ये डील किया गया है. तो सबसे पहले हमारे पास दो क्वेश्चंस आते हैं. सबसे पहला तो ये है कि कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस, कि क्या डेमोक्रेसी क्या होता है? रूल ऑफ द पीपल. ठीक है, क्या डेमोक्रेसी हो सकती है इलेक्शंस के बिना? ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी दो तरह की है. एक तो है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट. डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होगी? डेमोक्रेसी के नाम से क्या पता चलता है हमें? इट्स द रूल ऑफ द पीपल. डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी व्हेन सिटीजंस डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग एंड रनिंग ऑफ गवर्नमेंट, एज इन एशियन सिटी स्टेट्स ऑफ ग्रीस एंड वी कैन से लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया. ग्राम सभा. ठीक है, ग्राम सभा की जैसे हम एग्जांपल लें तो क्या होता है कि जो जितने लोग हैं, मतलब अगर छोटा गांव हो तो सबको इन्वॉल्व किया जाता है कोई डिसीजन लेने के लिए. ठीक है, तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एग्जांपल है कि जब थोड़े लोग हैं और सबको इन्वॉल्व करके कोई डिसीजन लो. लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर हमने पूरे कंट्री लेवल पे कोई डिसीजन लेना है, जैसे हमारे कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम हर बंदे को इन्वॉल्व करके चलेंगे तो कभी डिसीजन नहीं ले सकते. ऐसे लैक्स एंड करोड़्स ऑफ पीपल से हम कैसे डिसीजन, मतलब वो कोई भी एक डिसीजन करने के लिए अगर हम वोटिंग भी करवाने चलेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? व्हेन डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय लैक्स एंड करोड्स एंड मोर ऑफ पीपल. तो लेकिन इस केस में फिर रूल ऑफ पीपल कैसे होगा? तो इस केस में क्या होता है? रूल ऑफ पीपल इज द रूल ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, रूल ऑफ पीपल इज रूल ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करते हैं. तो इलेक्शन क्या है? इलेक्शन इज द मेथड फॉलोड टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स. उन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम कैसे चूज करेंगे? इलेक्शन के थ्रू, चुनाव करके. ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के केस में, बड़े एरिया बड़ी पॉपुलेशन के केस में इलेक्शंस के बिना डेमोक्रेसी नहीं हो सकती. ठीक है, क्योंकि क्या है, लार्ज डेमोक्रेसी के केस में हमें क्या चाहिए? रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है. ऑल सिटीजंस कांट डायरेक्टली टेक पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजन. दे हैव टू डू दिस पार्ट, मतलब दे हैव टू टेक डिसीजन बाय वे ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड टू चूज रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस आर नेसेसरी. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि रिप्रेजेंटेटिव जरूरी है और अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए कैसे चुनेंगे? इलेक्शंस के थ्रू. तो इस हिसाब से क्या हो जाता है? इलेक्शंस नेसेसरी हो जाते हैं. तो क्या बन गया है? इलेक्शंस हैव बिकम द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है, रूल ऑफ द पीपल, उसका ये एक बहुत विजिबल सिंबल बन चुका है चुनाव. ठीक है, कि जब हम चुनाव करके अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, वो आगे डिसीजन लेते हैं, तो ये एक डेमोक्रेसी का विजिबल सिंबल बन चुका है. ठीक है, इसमें क्या है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? सिटीजंस हैव लिमिटेड रोल इन टेकिंग मेजर डिसीजंस. क्योंकि नंबर ऑफ सिटीजंस बहुत ज़्यादा है, तो कोई मेजर डिसीजन लेने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, पॉलिसीज को बनाने के लिए सिटीजंस का डायरेक्ट रोल नहीं होता, लिमिटेड रोल ही होता है. उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ये सारा काम करते हैं. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट डेमोक्रेसी. कि ऐसा हो सकता है कि किसी जगह पे डेमोक्रेटिक सिस्टम ना हो, मतलब रूल ऑफ द पीपल ना हो, लोगों के कोई ऑटोक्रेटिक सिस्टम हो या सिंगल पार्टी रूल हो, लेकिन वो फिर भी इलेक्शंस करते हो? तो इसका आंसर है यस. ठीक है, हर इलेक्शन जो हो रही है दुनिया में वो डेमोक्रेटिक नहीं है. नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी जो होती हैं, जैसे ऑटोक्रेटिक रूलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो भी दिखाने के लिए इलेक्शंस करते हैं ताकि उनका जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक लग सके.
और ये वाली जो इलेक्शंस होती हैं दे आर हेल्ड इन सच अ वे दैट इट डजंट थ्रेटन द रूल ऑफ द रूलर्स, और इलेक्शंस भी इस हिसाब से किए जाते हैं कि उन रूलर्स के रूल को कोई खतरा ना हो सके। लेकिन अगर हमने ट्रू डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी है तो उसके लिए क्या है, जो इलेक्शंस हैं वो फ्री, फेयर एंड टाइमली होनी चाहिए। ठीक है, फ्री, फेयर एंड टाइमली। तो अगला क्वेश्चन जो है बुक में वो ये है कि व्हाट इज टू बी डन टू इंश्योर दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन अ डेमोक्रेटिक वे, कि हमें कैसा पता चलेगा जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से हो रही हैं, मतलब वो फ्री इलेक्शंस है, फ्री विल चल रही है लोगों की, फेयर है इलेक्शंस, कोई घपला नहीं हो रहा और टाइम टू टाइम हो रही हैं, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो किसी कंट्री का, डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पिक्चर में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि इट लेज डाउन सम बेसिक रूल्स, ये कुछ बेसिक रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं इलेक्शंस को लेकर, कि जो सबको फॉलो करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, बेसिक रूल्स होंगे कि हु इज एलिजिबल टू वोट, कि वोट कौन कर सकता है, इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट कौन कर सकता है, मतलब कौन चुनाव के लिए खड़ा होगा, इलेक्शंस जो हो रही हैं उनको सुपरवाइज कौन करेगा, और जो वोटर्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे चूज करते हैं, और फिर हम वोट्स किस तरीके से काउंट करते हैं, कि कैसे कोई पर्सन विनर अनाउंस किया जाता है। इन सब के जो बेसिक रूल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाएंगे, लेकिन जो डिटेलिंग है, डिटेलिंग का काम लेजिस्लेचर पे, पार्लियामेंट पे छोड़ दिया जाता है, कि जो डिटेल के एक्ट्स हैं ये वो लोग बनाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया में। तो हमारे इंडिया में कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है, वो है फर्स्ट पास द पोस्ट। ठीक है, इसका मतलब जैसे आप नाम से ही देखिए, फर्स्ट पास द पोस्ट, जैसे एक रेस में होता है ना, एंड में एक रोप लगी होती है, अगर 3-4 लोग रेसिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जो पर्सन इस पोस्ट को पहले क्रॉस कर जाएगा वो जीत जाएगा, है ना, वो ही है इधर इलेक्शन सिस्टम में। तो इसमें क्या है, हमारी कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, मतलब कुछ एरियाज में पार्टी डिवाइड कर दिया जाएगा पूरे कंट्री को, और जो एरिया है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया जाएगा, एक पर्सन चूज किया जाएगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से। ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करें, जब इलेक्शंस होंगे यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज के बहुत लोग इलेक्शन के लिए खड़े होंगे, ठीक है, चुनाव के लिए खड़े होंगे। तो लेकिन जो पर्सन मेजोरिटी ऑफ वोट्स ले गया, मतलब जो विनिंग पोस्ट को पहले क्रॉस कर गया, जो मेजोरिटी ऑफ वोट्स ले गया, वो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स ले गया, आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट, इट्स नॉट मेजोरिटी ऑफ वोट्स, इट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, कि जिसके पास हाईएस्ट, सबसे ज्यादा वोट आ गए, वो पर्सन जीत जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक तरह की इलेक्टोरल रेस ही है, कि जिसने विनिंग पोस्ट को क्रॉस कर लिया वो विनर है, मतलब जिसके पास ज्यादा वोट्स होंगे वो जीत जाएगा। ये पॉइंट हमारे समझने वाला है कि जो विनर होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, ये जरूरी नहीं है कि उसके पास मेजोरिटी ऑफ वोट्स हो, ये जरूरी नहीं है कि उसके पास 50% से ज्यादा वोट्स हों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे देखिए, ये पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि 2 कैंडिडेट्स थे, ए और बी, तो ए के पास 51% वोट्स है, बी के पास 49%, तो इसमें कौन जीतेगा, जिसके पास ज्यादा वोट्स हैं। कौन जीता, ए, और उसके पास परसेंटेज ऑफ वोट्स कितनी है, 51, वो भी मेजोरिटी है, चलो ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखें कि 3 लोग इलेक्शन में खड़े हैं, ए, बी एंड सी, इनके पास ये परसेंटेज ऑफ वोट्स इनको मिलते हैं 40, 30, 30, तो इसमें जीता कौन, जिसके पास ज्यादा वोट्स होंगे। कौन, ए जीता, लेकिन क्या उसके पास मेजोरिटी ऑफ वोट्स हैं, मतलब 50% से ज्यादा है, नहीं है, उसके पास सिर्फ 40% वोट्स थे, पर वो जीत गया क्योंकि उसके पास बाकियों से ज्यादा वोट थे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते जाएंगे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो में खड़े हैं, तो क्या होगा कि जो विनिंग कैंडिडेट है, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स भी हैं, उसके पास एक्चुअल नंबर में, परसेंटेज की टर्म्स में क्या होता है, बहुत बार कम परसेंटेज ऑफ वोट्स उसको मिले होते हैं, पर लेकिन उसको बाकियों से ज्यादा वोट्स मिले, इसलिए वो जीत गया। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, इफ देयर आर सेवरल कैंडिडेट्स, विनिंग कैंडिडेट ऑफन गेट्स लेस देन 50% वोट्स। तो ये क्या सिस्टम है, जिसके पास बाकियों से ज्यादा वोट्स हैं, ठीक है, वो जीत गया, एक्चुअल परसेंटेज में कितने भी हों। ये है फर्स्ट पास द पोस्ट, ये इंडिया में फॉलो किया जाता है, ये एक बहुत सिंपल सिस्टम है।
ठीक है, चलो आगे एग्जाम्पल दी गई है ये एनसीईआरटी में। उन्होंने 1984 के लोकसभा इलेक्शंस की बात की है। 1984 में क्या हुआ था स्टूडेंट्स, कांग्रेस जीती थी और बहुत बड़ी मेजोरिटी उनको मिली थी, 415 सीट्स जीत गए थे वो 543 में से। ठीक है, 80% ऑफ सीट्स जीत गए थे। ठीक है, अब मैं आपको वो ये चीज आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि कैसे कोई पर्सन जीत जाता है लेकिन उसके पास परसेंटेज ऑफ वोट्स जो है वो कम होती हैं, ये कैसे हो सकता है। तो सीटें तो मिल गई कांग्रेस को 80%, लेकिन अगर हम वोट शेयर का देखें, वोट परसेंटेज देखें, तो वोट परसेंटेज में हम देखते हैं कि कांग्रेस के पास सिर्फ 48% ऑफ वोट्स थे। ठीक है, देखो सीटें तो मिल गई 80%, तो इससे तो ऐसे लगता है कि जैसे 80% लोगों ने वोट किया होना चाहिए उनको, लेकिन एक्चुअली उन्हें 48% ने, 50% से भी कम लोगों ने वोट किया है। ठीक है, तो इसमें अगर हम नेक्स्ट पार्टी को देखते हैं, इसी केस में वो थी बीजेपी, जिसके पास वोट शेयर था, कांग्रेस के पास 48% था तो उसके पास वोट शेयर था 7.4%। मतलब सेकंड नंबर पे बीजेपी को लोगों ने नंबर ऑफ वोट्स दिए थे, लेकिन वो सिर्फ 2 सीट्स जीत पाई। ठीक है, और बहुत सी ऐसी पार्टीज हैं जिनके पास वोट शेयर तो चाहे उनका बीजेपी से कम है, लेकिन उनके पास सीट्स ज्यादा हैं। ठीक है, तो एक तरह से जैसे ये गर्ल भी बोल रही है कि मतलब ये तो एक तरह से अनफेयर हो गया है ना कि 80% सीट्स है उनके पास, कांग्रेस के पास, और लोगों ने 50% लोगों ने भी उन्हें वोट नहीं किया है, वोट शेयर तो उनका 48% ही है ना, ये तो काइंड ऑफ अनफेयर हो गया ना। तो फिर ये क्यों इंडिया ने सिस्टम चूज किया, क्या इसके बेनिफिट्स हैं वो हम देखेंगे। एक्चुअली इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो है इसकी सिंप्लिसिटी, इसको समझना बहुत आसान है। ठीक है, तो इससे हमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक मिलता है, वो ये है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में कई बार क्या होता है कि जो ये विनिंग पार्टी होती है, कई बार उसको कुछ बोनस वोट्स मिल जाती, सीट्स मिल जाती हैं। मतलब ऐसा होता है कि कई बार उनके पास परसेंटेज ऑफ वोट्स उतने नहीं होते, लेकिन उनको नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा मिल जाती हैं। अब हम क्या देखते हैं, सेकंड सिस्टम देखते हैं, वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये कई कंट्रीज में फॉलो किया जाता है, जैसे इजराइल हो गया, नीदरलैंड हो गया, अर्जेंटीना, पोर्चुगल। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में हमने क्या किया था, हमने देखा था कि इंडिया को बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उन्होंने बांटा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक पर्सन जीत रहा है जिसको बाकियों से ज्यादा वोट मिल गए, जो फर्स्ट आ गया वो जीत गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम अगर इजराइल की बात करें तो पूरे कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है। ठीक है, पूरे कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है, और जैसे वोटिंग हो गई, लेट अस सपोज वहां पे 3 पार्टीज हैं, ये 3 पार्टीज हैं इजराइल में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिल गए वो जीत गया। इसमें ये होगा कि 3 पार्टीज है ना, जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स, जितना वोट शेयर हर पार्टी को मिला, उस प्रोपोर्शन में वो पार्लियामेंट में बंदे भेज देंगे, पार्लियामेंट में कैंडिडेट्स भेज देंगे। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि जिसके सब दूसरों से ज्यादा आगे वो जीत गया वही जाएगा पार्लियामेंट में। इसमें वोट शेयर के हिसाब से भेजा जाता है कि हर पार्टी को जितना जितना वोट शेयर मिला उस प्रोपोर्शन में वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में भेज रहे हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देख लो, यहाँ पे इजराइल की एग्जांपल बताई गई है। ये जो है सारी पार्टीज हैं इजराइल की। ठीक है, ये पार्टीज हैं, इलेक्शन में उनको इतना इतना वोट परसेंटेज मिला है, इतना इतना वोट शेयर मिला है। ठीक है, और उनकी पार्लियामेंट में कितनी है, टोटल 120 सीट्स हैं। तो जितना उनको परसेंटेज मिला है, जैसे अगर हम लिकुड पार्टी की बात करें, उसे कितना मिला है, 23% मिला है ना, तो 23/100 इंटू 120, तो उस प्रोपोर्शन में ही उसके पर्सन्स जाएंगे पार्लियामेंट में। ठीक है, मतलब जितना हमारा वोट शेयर है उसी प्रोपोर्शन में हम अब उतने पर्सन्स भेज रहे हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, यह है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसके कुछ वेरिएंट्स हैं, जैसे इजराइल और नीदरलैंड छोटे कंट्री हैं, इसमें तो ऐसा किया जाता है कि पूरे कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है, लोग वोटिंग करते हैं और जिस जिस पार्टी को जितना वोट शेयर मिला उतने वो पर्सन्स भेज देगा। लेकिन जो बड़े कंट्रीज हैं जैसे अर्जेंटीना और पोर्चुगल, उसमें कंट्रीज को एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, लेकिन सिस्टम यही फॉलो हो रहा है। तो एक चीज जो देखने वाली ये है स्टूडेंट्स
हमारे क्या है सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट। हम लोग जब वोट करते हैं तो हम वोट करते हैं, कैंडिडेट्स को वोट करते हैं, ठीक है, जो हमारे वहाँ पे आदमी चुनाव के लिए खड़ा होता है उसको वोट करते हैं, ठीक है, कि मैं इस कैंडिडेट को वोट दे रहा हूँ। हम पार्टी के हिसाब से भी कर सकते हैं कि मुझे इस पार्टी को वोट देनी है, लेकिन वोट तो हमारा उस कैंडिडेट को जाएगा ना। लेकिन ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सिस्टम में क्या होता है, वोटर्स एक्सरसाइज प्रेफरेंस टू पार्टी, ठीक है, एंड नॉट अ कैंडिडेट, मतलब उनका कोई कैंडिडेट नहीं पहले से चुनाव के लिए खड़ा होता है जिसको वो वोट कर रहे हैं, वो पार्टी के लिए ही वोट करते हैं। दे एक्सरसाइज प्रेफरेंस टू पार्टी। जब इलेक्शंस हो जाते हैं, जब ये पता चल जाता है कि कौन से पार्टी ने कितने पर्सन्स को भेजना है, कौन सी पार्टी ने कितने पर्सन्स को भेजना है पार्लियामेंट में, उसके बाद पार्टीज ने ना पहले ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की कि किस किस बंदे को भेजेंगे लिस्ट तैयार करी होती है, ठीक है। जैसे ये लिकुड पार्टी की बात करें, इनकी पहले से ही लिस्ट तैयार हो रखी थी पर्सन्स की, तो अब इनको पता चल गया कि उन्हें 30 लोग भेजने हैं, तो जो इनमें से पहले 30 लोग होंगे उनको ये पार्लियामेंट में भेज देंगे, ठीक है। अब ये बात आती है सामने कि हमारे इंडिया में कुछ इलेक्शंस, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शंस, कुछ ऐसे इलेक्शंस हैं जिसमें हम भी कुछ हद तक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे राज्यसभा के इलेक्शन में हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं। जो सिस्टम फॉलो किया जाता है उसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। स्टूडेंट्स, राज्यसभा में कौन सी स्टेट ने कितने पर्सन भेजने हैं ये पहले ही कोटा डिसाइडेड है, ठीक है। और राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं ना, उसमें वोट करते हैं आपके एमएलए। लेट अस सपोज इन्होंने राजस्थान का बताया है, राजस्थान में 200 एमएलए बताए हैं, और कोटा कितना है राजस्थान के पास, 4 राज्यसभा मेंबर्स का कोटा है, ठीक है। मतलब जो 200 एमएलए होंगे राजस्थान के, इन्होंने ये 4 लोग इलेक्ट करके भेजने हैं। तो इनको कैसे इलेक्ट करते हैं, इनको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से इलेक्ट करते हैं। जो ये 200 के 200 एमएलए हैं ना स्टूडेंट्स, ये क्या करेंगे, जितने लोग चुनाव में खड़े हुए हैं उनको ऐसे सीधा वोट नहीं देंगे, हर पर्सन को ये प्रेफरेंस देंगे, इसको मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, इनको सेकंड, इनको थर्ड, इनको फोर्थ, मतलब ऐसे प्रेफरेंस देंगे सभी जितने लोग खड़े हैं उनको, ठीक है। केवल एक पर्सन को वोट नहीं करेंगे। और इसमें कौन सा पर्सन जीतता है उसके लिए फॉर्मूला होता है कि जितने टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल हुए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, जो इस केस में क्या है 4 है, +1 अगर पहली बार फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे पहले काउंट की जाएगी, अगर फर्स्ट प्रेफरेंसेस को काउंट करके ही इतने वोट्स, इस केस में ये आंसर 41 है, अगर फर्स्ट प्रेफरेंसेस को काउंट करके ही 41 वोट्स उसके पास आ गए तो वो पर्सन इलेक्ट हो गया। अगर नहीं आते तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे जो एमएलए हैं ये सभी कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक दे रहे हैं। तो अगर पहली बार में कोई भी इलेक्ट नहीं होता तो जिस कैंडिडेट के पास सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आई हैं उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, और उसकी जो सेकंड प्रेफरेंस की वोट हैं, बाकी वोट्स हैं, वो बाकियों को बांट दी जाती हैं, ठीक है। और फिर से काउंटिंग की जाती है, अगर इस बार 41 हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जिसके पास कम वोट होंगे उसकी वोटें बाकियों में बांटी जाएंगी, ठीक है। तो ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो इंडिया में राज्यसभा इलेक्शंस में फॉलो किया जाता है। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसी वजह से हम इसको जनरल इलेक्शंस में यूज नहीं करते, क्योंकि फिर मतलब ये सिस्टम ऐसा है कि हर पर्सन को शायद समझ में ना आए, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट पास द पोस्ट और पीआर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में। हमने ये सारा डिस्कस कर लिया है पहले। एफपीटीपी में क्या होता है, कंट्रीज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें पीआर में क्या होता है, लार्ज एरियाज ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। जैसे इजराइल और नीदरलैंड के केस में तो पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं बनाई जाती। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही बंदा इलेक्ट होगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज्यादा बंदे, मोर देन 1 पर्सन इलेक्ट होते हैं, जितने वोट शेयर के हिसाब से, जितनी पार्टीज खड़ी होंगी उस हिसाब से पर्सन इलेक्ट होंगे। जो यहाँ पे वोटर्स हैं, दे वोट फॉर अ कैंडिडेट, जो चुनाव के लिए पर्सन खड़ा होता है उसको वोट देते हो। इधर क्या होता है, पीपल वोट फॉर द पार्टी, ठीक है। इस केस में क्या था, जैसे हमने 1984 वाली एग्जांपल देखी थी, ए पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर, कि कई बार क्या होता है कि किसी पार्टी को सीट्स ज्यादा मिल जाती हैं, बोनस सीट्स मिल जाती हैं। जैसे उस टाइम पे कांग्रेस को हमने देखा 80% सीट्स मिली थी, वोट्स उसके पास 48% ही थी,
ठीक है। इस पार्ट जो सिस्टम है पीआर सिस्टम में क्या होता है, कितनी सीट्स मिलेंगी, ज्यादा सीट्स नहीं मिलेंगी, जो आपका वोट शेयर है उसी के हिसाब से सीट्स मिलेंगी। ठीक है। तो इधर क्या है, एफपीटीपी सिस्टम में क्या होता है, कई बार जो पर्सन जीतता है उसके पास 50% +1 वोट्स होती भी नहीं, लेकिन इधर जितनी आपको वोट्स मिलेंगे उसके हिसाब से ही आपको सीट्स मिलेंगी। इसके एग्जांपल्स हैं यूके, इंडिया, इसके एग्जांपल्स हैं इजराइल, नीदरलैंड, अर्जेंटीना एटसेट्रा। ठीक है। तो अब हमारे पास आता है कि इन दोनों सिस्टम्स में से इंडिया ने फर्स्ट पास द पोस्ट ही क्यों चूज किया। तो इसका आंसर है कि जैसे हम डिस्कस भी कर चुके हैं, जो हमारा वाला सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट, वो बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है। और जो पीआर सिस्टम है वो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, जो कि शायद छोटे कंट्रीज में बहुत अच्छे से काम कर जाए, लेकिन हमारी तरह, हमारा जैसे सब कॉन्टिनेंट है एक, ठीक है, बहुत बड़ा कंट्री है, एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी, हमें इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सिंपल सिस्टम चाहिए, इसलिए हमने एफपीटीपी को किया था। तो एक और इसका जो पॉइंट है, हमारे वाले सिस्टम में फर्स्ट पास द पोस्ट में क्या होता है, पर्सन के पास चॉइस होती है, वो या तो अपने कैंडिडेट जो उसको अच्छा लगे उसको वोट दे दे, अगर उसकी किसी पार्टी के साथ एलिजेंस ज्यादा है कि उसको लगता है कि इस पार्टी की पॉलिसीज मुझे बहुत पसंद है, या पार्टी के बेसिस पे क्या कर दे, वोटिंग कर दे। लेकिन पीआर के केस में क्या होता है, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता सबसे पहले, कि वो सिर्फ पार्टी को ही वोट करते हैं, उसके बाद पार्टी को किस हिसाब से वोट मिली, पार्टीज अपने बंदे भेज देती हैं पार्लियामेंट के लिए, मतलब पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हम कहें कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी, वैसा कुछ नहीं होता, वैसा नहीं होता है। जैसे हमारे इधर तो हम लोगों को पता होता है ना कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये पर्सन खड़ा था, कल कुछ अगर वो अपने प्रोमिसेस नहीं पूरा करता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। इन फर्स्ट पास द पोस्ट वोटर्स नो देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड कैन होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल, और लेकिन पीआर सिस्टम में दे पीपल डू नॉट नो देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि वो तो पार्टी के बेसिस पे वोट कर रहे हैं। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमारा इंडिया क्या फॉलो करता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में स्टूडेंट्स उसका ये एक बेसिक पॉइंट है कि उसमें एग्जीक्यूटिव जो है, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, दे शुड हैव मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर। ठीक है। जैसे क्या है, जो पार्टी हमारे इंडिया में होता है ना कि जिस पार्टी को या जिस अलायंस को लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट्स मिली वही गवर्नमेंट बनाती है, उसी के आगे मिनिस्टर्स बनते हैं। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए लेजिस्लेचर में। ठीक है। जो पीआर सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, वो कोई क्लियर मेजॉरिटी प्रोड्यूस नहीं करता है, उसमें तो जितनी पार्टीज खड़ी होंगी अपने वोट शेयर के हिसाब से उतनी उनको सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है। तो क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर हम पीआर को लागू करेंगे एफपीटीपी की जगह पे, तो ऐसा हो सकता है कि मेजॉरिटी ना होने की वजह से स्टेबल गवर्नमेंट ना बन पाए। जो हमारा वाला सिस्टम है एफपीटीपी, उसमें हमने देखा कि लार्जेस्ट पार्टी को कुछ बोनस सीट्स भी मिल जाती हैं, सीट्स एक्स्ट्रा भी मिल जाती हैं, तो उससे क्या होता है, स्टेबल गवर्नमेंट बनाने में हेल्प होती है। ठीक है। एक और बात है स्टूडेंट्स, जैसे हमारा जो कंट्री है वो बहुत डाइवर्स है, हम कितनी कम्युनिटीज, कितनी रिलीजन, लैंग्वेजेस वाले लोग इकट्ठा रहते हैं। जो ये पीआर सिस्टम है ना, इसमें क्या होगा, ये थोड़ा ना रीजनलिज्म, थोड़ा डिफरेंसेस को हाईलाइट करेगा। ठीक है। और यूनिटी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसमें ऐसा होगा कि अगर सपोज करो किसी पर्सन ने रिलीजन के बेसिस पे या कम्युनिटी के बेसिस पे कोई पार्टी बनाई है, तो उस कम्युनिटी के लोग हो सकता है उसी पार्टी को ही वोट करें, दूसरी पार्टी को मत देखें, तो एक तरह के से डिफरेंसेस आने का चांस होता है। ठीक है। एफपीटीपी में ये चांसेस कम है। ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट है स्टूडेंट्स देखने वाला, वो ये है कि अब हम इंडिया का ट्रेंड देखते हैं। ठीक है। कि ये समझा जाता था कि फर्स्ट पास द पोस्ट जो सिस्टम है, इसमें क्या होगा कि इसमें 2 पार्टी सिस्टम बन जाता है। ठीक है। कि एक पार्टी नहीं जीतेगी तो दूसरी पार्टी जीतेगी, लेकिन इंडिया का जो एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसा नहीं रहा है। जैसे हम देखें तो 1889 तक क्या हुआ कि सिंगल पार्टी के पास ही सब ज्यादा
पावर रही इंडिया में कांग्रेस पार्टी के पास, मतलब हम कह सकते हैं कि इतने ईयर्स तक सिंगल पार्टी रूल ही रहा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 90s में ज़्यादातर कोalition गवर्नमेंट्स रही हैं, ये बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज इकट्ठी होकर, मतलब किसी के पास मेजोरिटी नहीं थी, उन्होंने इकट्ठे होकर गवर्नमेंट्स बनाते थे, कोalition गवर्नमेंट्स, ठीक है। और उसके बाद अब जो है, अब दूसरी पार्टी बीजेपी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, मतलब उनके पास मेजोरिटी ज़्यादा होती है। तो जैसे बोला जाता है कि FPTP में 2 पार्टी रूल रहता है, इंडिया का एक्सपीरियंस वैसा नहीं रहा है, ठीक है। और लेकिन क्या हुआ है कि स्टेट्स के केस में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जनरली तकरीबन सारी स्टेट्स में 2 पार्टी रूल को जन्म दिया है, मतलब हर मोस्टली अगर हम इंडियन स्टेट्स देखें तो उनमें 2 स्ट्रॉन्ग पार्टीज होती हैं, वो जीत जाती है तो दूसरी एक बार एक जीत जाती है, मतलब ऐसे दोनों में पावर जो है डिवाइड होती रहती है। आगे हम देखते हैं रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में क्या है कि जिस कैंडिडेट के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स होंगे वो जीत जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि दिस कुड वर्क टू द डिसएडवांटेज ऑफ स्मॉलर सोशल ग्रुप्स, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जैसे कुछ छोटे सोशल ग्रुप्स हैं ना, जैसे हम शेड्यूल कास्ट की बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, कि अगर जिसको वोट्स ज़्यादा मिल रहे हैं वही पर्सन जीत रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा मेजॉरिटी ही रूल करती रहेगी और माइनॉरिटी का ऑपरेशन होगा। डोमिनेंट कास्ट, इट मे हैपन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट दैट डोमिनेंट कास्ट में विन एवरीवेयर एंड ऑप्रेस्ड कंटिन्यू टू रिमेन ऑप्रेस्ड, ठीक है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड में ये सवाल आया था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी रूल ही बन जाए और जो कम नंबर में है उनके कोई सुने ही ना। तो इसके लिए क्या था, रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई गई। जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की पॉलिसी लाई थी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम था वो ये था कि लेट अस सपोज ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिजर्व्ड सीट है, ठीक है। तो रिजर्व्ड कैंडिडेट है ए जो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े होंगे। उनका ये कहना था कि जिस कम्युनिटी को ए बिलोंग करते हैं सिर्फ वही कम्युनिटी इनके लिए वोट कर पाएगी और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले बाकी लोग वोटिंग ही नहीं कर पाएंगे। क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या कहता है, फॉर इलेक्टिंग ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ए पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली दोज वोटर्स आर एलिजिबल हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। जैसे उन्होंने ये मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स एंड सिख्स लेकर आए थे, ठीक है, 1909 में। तो क्या था, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम्स के लिए सीट रिजर्व होगी या सिख्स के लिए सीट रिजर्व होगी, उस एरिया के सिर्फ सिख लोग वोट कर पाएंगे या सिर्फ मुस्लिम लोग वोट कर पाएंगे, बाकी लोग वोट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये मतलब गलत सिस्टम है ना ये तो। लेकिन हमने क्या किया, जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को नहीं अडॉप्ट किया है, हमने क्या अडॉप्ट किया है, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। कि इसमें क्या होगा कि अगर कोई रिजर्व कैंडिडेट भी खड़ा है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से, उसको वोट सभी लोग कर सकते हैं, सभी कम्युनिटीज के लोग उसको वोट कर सकेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो ये है कि कौन डिसाइड करेगा कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व करना है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व करने का काम कौन देखता है, डिलिमिटेशन कमीशन, एक कमीशन है जो ये सब काम करती है। डिलिमिटेशन को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में काम करती है। डिलिमिटेशन कमीशन का मतलब क्या है, हम लेक्चर में शुरू से बात कर रहे हैं कि इंडिया को बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाएगा। उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज ड्रॉ करनी, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाना, ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल ओवर इंडिया, ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम है, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये भी डिसाइड करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को बनाएंगे, ये भी डिसाइड करेंगे कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमने रिजर्व करना है, ठीक है। सबसे पहले पता क्या होता है स्टूडेंट्स, कि किसी एरिया में ऐसी, या जैसे हमारे क्या है इधर, हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व करते हैं, तो उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से सीट रिजर्व की जाती है, ठीक है। जैसे बाउंड्रीज बनाने के बाद क्या करेगी, डिलिमिटेशन कमीशन जो है बाउंड्रीज बनाने के बाद वहां की उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन को देखेगी, ठीक है। लेट अस सपोज कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो फिर तो वहां पे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व कर दी जाएगी, ठीक है।
लेकिन अगर उस एरिया में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ज्यादा है तो शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्व कर दी जाएगी। ठीक है, जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो क्या करती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व तो करती हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में क्या करते हैं, स्प्रेड भी करती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी, जैसे ये ऐसे इसके केस में एक जगह पर ही सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इकट्ठी कर देंगे, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट जगह में होती हैं। और नेक्स्ट टाइम जब डिलिमिटेशन कमीशन क्या करेगी, बाउंड्रीज का काम करेगी, तब वो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रोटेट भी कर देंगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या है, जरूरी है टू ट्रांसलेट डेमोक्रेसी इनटू ए रियलिटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि वोटर्स कौन होंगे। हमारे इंडिया में क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कि हर इंडियन सिटीजन जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है उसके पास वोट करने का अधिकार है। ठीक है, उस टाइम में स्टूडेंट्स देखो ये बहुत बड़ी बात है, जिस टाइम में हमें आज़ादी मिली तब हमारे पास सिर्फ क्या था, 7% लिटरेसी रेट था। ठीक है, मतलब बहुत लोग ऐसे कह रहे थे कि हर पर्सन को, हर मतलब इंडिया में बहुत सारे इलिटरेट लोग हैं, सबको वोटिंग का अधिकार देने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन को सामने रखते हुए इंडिया में हर पर्सन को, हर 18 साल से ज्यादा उम्र के पर्सन को वोटिंग का अधिकार दिया है, ताकि सभी इंडियन सिटीजन्स को ऐसा लग सके कि हम लोग फ्री हैं, हम किसी कंट्री के कंट्रोल में नहीं है। मतलब फ्रीडम देने के लिए, उनको इक्वालिटी की भावना देने के लिए। जैसे स्टूडेंट्स ये बात देखने वाली है कि 1989 तक क्या था, ये 21 साल की उम्र थी। ठीक है, 21 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर वाले लोग थे जो वोट कर सकते थे, लेकिन 1989 में ये एज को कम करके 18 ईयर्स कर दिया गया है। ठीक है, अब हमने देख लिया वोटिंग कौन कर सकता है। अब देखते हैं कि इलेक्शंस कौन कॉन्टेस्ट कर सकता है। देखो, इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करना, चुनाव के लिए खड़ा करना, वो भी ओपन रखा है सबके लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास इतनी कुछ पढ़ाई हो या आपके पास इतने पैसे हो, इतनी आपके पास प्रॉपर्टी हो, फिर ही आप चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एवरी सिटीजन जो है जिसकी उम्र 25 साल से ज्यादा है, लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस के लिए वो इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है, इसमें थोड़ी सी और कंडीशंस होती हैं, जैसे उनको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है अपने बारे में, अपने असेट्स के बारे में, वो ठीक से देनी होगी। ठीक है, और उन्होंने कोई इलेक्शन रिलेटेड कोई क्राइम ना किया हो, या फिर अगर वो 2 साल से ज़्यादा किसी क्राइम के कारण जेल में रहे हैं 2 साल से ज़्यादा, तब भी वो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। मतलब ये कंडीशंस हैं, लेकिन इन कंडीशंस के बिना कोई भी 25 साल से उससे ज़्यादा का पर्सन जो है वो इलेक्शंस के लिए खड़ा हो सकता है, लोकसभा के केस में भी और स्टेट असेंबलीज के केस में भी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है कि फेयर इलेक्शंस कैसे करवाए जाए, मतलब कौन ओवरसी करेगा इलेक्शंस को। ठीक है, ये भी हमने क्वेश्चन देखा था ना, एक पहले जब हमने क्वेश्चंस देखे थे कि हु विल सुपरवाइज इलेक्शंस। तो इलेक्शंस को कौन सुपरवाइज करता है इंडिया के केस में, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। स्टूडेंट्स, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324(1) क्या कहता है, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल of the preparation of electoral rolls for the conduct of all elections to parliament and state legislature and of offices of president and vice president shall be vested in commission। ठीक है, उनका कहना है इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। कौन सी इलेक्शंस के लिए, पार्लियामेंट की इलेक्शंस हो या स्टेट लेजिस्लेचर की हो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कोई भी इलेक्शंस हो, सबका कंट्रोल इलेक्शन कमीशन के अंडर होगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, इलेक्शन कमीशन हैज वेरी डिसीजिव रोल इन वर्चुअली एवरीथिंग टू डू विद इलेक्शंस। इलेक्शंस के रिलेटेड कोई भी मैटर होता है उसमें इलेक्शन कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के लिए हर स्टेट में एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है। ठीक है, एक बात देखने वाली है स्टूडेंट्स, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो लोकल बॉडी इलेक्शंस के साथ डील नहीं करती। हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, पार्लियामेंट के इलेक्शंस
स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब इलेक्शंस के साथ डील करती है। लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शंस जैसे पंचायत इलेक्शंस, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस, ये सब इलेक्शन कमीशन नहीं देखेगी। इन सब को देखने के लिए स्टेट की एक अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है, ठीक है। पहले तो इसमें क्या था, इलेक्शन कमीशन में सिंगल चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे एक, लेकिन 1993 से के बाद में क्या है, ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी बन गई है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उसमें, ठीक है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, सीईसी हैं, वो कमीशन को प्रिजाइड तो करते हैं, लेकिन उनके पास बाकी इलेक्शन कमिश्नर से ज्यादा पावर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सुपीरियर है और ये इंफीरियर है, ऐसा नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रिजाइड करेंगे, लेकिन बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स के पास भी इक्वल ही पावर्स हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनके पास क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, ये या तो 65 ईयर्स ऑफ एज या फिर 6 ईयर्स, इतने टाइम तक ये अपना ऑफिस होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। अगर इनको रिमूव करना है तो इनको इतनी जल्दी रिमूव नहीं किया जा सकता है। इनको रिमूव करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेस की, ठीक है स्टूडेंट। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी होता है कि 2/3 मेंबरशिप ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, ठीक है। कि जितने लोग उस टाइम वोटिंग कर रहे हैं, उसमें से अगर वोटिंग करने वालों में से 2/3 लोग इस चीज के फेवर में वोट करें, प्लस ये जो नंबर है ये टोटल मेंबर्स के 50% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसको बोला जाता है स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। इनका रिमूवल डिफिकल्ट क्यों रखा गया है, ताकि मतलब इनके ऊपर सरकार की तरफ से कोई बहुत ज्यादा प्रेशर ना आए कि आपने अगर हमारे अगेंस्ट कुछ डिसीजन ले लिया इलेक्शन के टाइम पे तो हम आपको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या इनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है और इनके रिमूवल के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। अब क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसके इलेक्शन के रिलेटेड। सबसे पहले तो क्या होता है, ये वोटर लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। कि जो लोग उस जगह पे रह रहे हैं उनको वोटर 18 साल से ऊपर हो गए उनको वोटर लिस्ट में ऐड किया जाता है, और जो नॉन एग्जिस्टेंट वोटर्स हैं उनको रिमूव किया जाता है। फिर क्या है, ये टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस डिसाइड करते हैं, इलेक्शन शेड्यूल डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टेट में कब वोटिंग होगी, कौन से एरिया में कब वोटिंग होगी, कितने फेज में वोटिंग होगी, ठीक है। फिर क्या है, ये कब तक हम नॉमिनेशंस दे सकते हैं, ये सब कुछ जो है, काउंटिंग करना, वोटिंग की रिजल्ट्स को डिक्लेयर करना, ये सारा इलेक्शन कमीशन का काम है, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इलेक्शन कमीशन हैज द पावर टू टेक डिसीजंस टू इंश्योर अ फ्री एंड फेयर पोल। फ्री एंड फेयर पोल के लिए भी सारे डिसीजंस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने लेने होते हैं। अगर उन्हें लगे कि कहीं गड़बड़ हो सकती है तो वो उस जगह की इलेक्शंस को पोस्टपोन भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, या तो किसी स्पेसिफिक स्टेट या एरिया की, या हो अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो पूरे कंट्री की भी, ठीक है। तो क्या करती है ये जो कमीशन है, इट इम्प्लीमेंट्स ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पार्टीज, ठीक है। अगर इन्हें लगे कि काउंटिंग अच्छे से नहीं हुई तो ये वोट्स की रीकाउंटिंग भी करा सकते हैं। इट ऑल्सो अकॉर्ड्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट्स सिंबल टू देम। उनको रिकॉग्निशन देना पार्टीज को कि कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और उनको सिंबल्स एलोकेट करना, ये भी सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के काम है। आपको पता चल गया होगा कि इलेक्शन के रिलेटेड इनके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं। जो इलेक्शन कमीशन होती है स्टूडेंट्स, उनके पास अपना कोई स्टाफ नहीं है। जैसे ही इलेक्शन का समय आता है तो बाकी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उन्होंने अपना स्टाफ इलेक्शन कमीशन को देना होता है, ठीक है। जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं, टीचर्स हैं, बैंकिंग में हैं, उनकी इलेक्शन ड्यूटीज लगती हैं, LIC वालों की, सबकी, ठीक है। तो उतने टाइम तक इलेक्शन कमीशन जो है उनका पूरा कंट्रोल होता है उन लोगों के साथ, उन लोगों के ऊपर जो उनके अंडर काम कर रहे हैं। मतलब ये उनको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, उनकी ट्रांसफर स्टॉप भी कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट भी एक्ट कर सकते हैं अगर वो कुछ गलत काम करें तो, ठीक है। तो क्या है, इलेक्शन कमीशन ओवर द इयर्स इट हैज emerged एज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। और बहुत बार क्या हुआ है, इन्होंने इलेक्शन प्रोसेस की फेयरनेस इंश्योर करने के लिए बहुत बार स्ट्रिक्ट डिसीजंस भी लिए हैं और अपनी पावर को असर्ट भी किया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, कि बहुत बार ऐसे आता है कि
हमारा जो सिस्टम है उसमें कुछ कमियां हैं और रिफॉर्म्स लाए जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे लोगों के द्वारा क्या क्या रिफॉर्म्स जो हैं वो पुट फॉरवर्ड किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की जगह पे आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लेकर आओ, ताकि सभी पार्टीज को उतनी ही सीट्स मिले जितनी उनके वोट्स की परसेंटेज है। ठीक है, पहला तो ये पॉइंट है। ठीक है, और एक बात जो बहुत ज़्यादा उठती है वो ये है कि हमारे कंट्री में क्या है कि नंबर ऑफ फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स इन लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबलीज इज वेरी लेस। ठीक है, विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत कम हैं, तो ये बात उठती है बहुत बार कि विमेन को भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की तरह विमेन को भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, और 1/3 जो सीट्स हैं वो विमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए। इसके लिए बहुत बार बिल भी पेश किया गया है स्टूडेंट्स, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया है अब तक। ठीक है, फिर क्या है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रोल ऑफ मनी को कम से कम किया जाए, पैसे देके जो वोट्स खरीदी जाती हैं वो सिस्टम कैसे भी करके मतलब खत्म किया जाए। एक स्पेशल फंड हो जिसमें से ही जो सारी पार्टीज हैं वो खर्चा करें, और ऐसे पैसे फेंक के वोट्स खरीदने वाला काम ना करें। फिर जो एक और रिफॉर्म सजेस्ट किया जाता है वो ये है कि अगर किसी कैंडिडेट पे कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, चाहे उसकी अपील पेंडिंग भी है, फिर भी उसे इलेक्शन लड़ने से बार कर दिया जाए, चाहे पेंडिंग है फिर भी बार कर दिया जाए। ठीक है, अब क्या होता है कि जब तक अगर किसी पर्सन के ऊपर चाहे केस चल रहा है, पर अगर वो केस कोर्ट में पेंडिंग है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील कर दी, तब तक वो अपने जो हैं इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज को फंक्शनिंग के लिए भी कोई ना कोई लॉ होना चाहिए। कास्ट एंड रिलीजियस अपील्स, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे कोई वोट्स मत मांगे, काम के बेसिस पे मांगे, इस सब को भी रेगुलेट करना चाहिए। ठीक है, ये सब सजेशंस है स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तभी पॉसिबल होती हैं जब सारी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज से लेकर जो लोग वोट करने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन, ये सारे के सारे जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं इलेक्शन में, जब तक ये इकट्ठे होकर अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच।